और मुझे लगता है कि आपकी बात में बहुत सारे सवाल भी हैं जिनके जवाब मिलते हैं, लेकिन क्योंकि पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं 28 के बाद जब हमने हैशटैग को भी ऑन एयर किया, साथ में हमने ईमेल भी दिया, बहुत लोगों के सवाल आए हैं। तो शुरुआत में ईमेल पर हमको जो सवाल आए हैं उनसे करना चाहूँगी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे स्टीवन जॉन्स ने पूछा है, इसके आसिफ अफरोज ने भी पूछा है, कट ऑफ डेट के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या हम इसको 1 जनवरी कर सकते हैं और इसका औचित्य क्या है कि हम अगस्त के कट ऑफ लेकर चलते हैं। ममता जी देखिए, मैं आपको इसको समझा दूं क्या आज की तरह का आज सिस्टम क्या है। आज सिस्टम ये है कि जो एग्ज़ाम्स पहले हाफ ऑफ द ईयर में होते हैं उनका कट ऑफ डेट 1 जनवरी है, और जो एग्ज़ाम सेकेंड हाफ में होते हैं उनका कट ऑफ 1 अगस्त है। लोग मांग करते हैं कि साहब इसको चेंज कर दिया जाए। शायद वो ये मांग इसलिए करते हैं कि उससे उनको फ़ायदा होगा, लेकिन अगर हम किस कट ऑफ डेट को चेंज करेंगे तो कुछ लोगों को फ़ायदा होगा तो कुछ लोगों को नुकसान होगा। तो इस ढंग से तो चेंज नहीं की जा सकती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है ये जो डेट है आज से नहीं, दशकों से चली आ रही है, 60-70 से चली आ रही है। तो ये सबके लिए यूनिफॉर्म है। उदाहरण के तौर पे जैसे सिविल सर्विसेज की कट ऑफ डेट 1 अगस्त है, लोग कहते हैं 1 जनवरी कर दीजिए। अगर 1 जनवरी आपने कर दी तो ज़्यादातर परीक्षाओं की और डिग्रीज मिलती हैं मई जून में। जिसको मई जून में डिग्री मिलेगी वो अगले साल 1 जनवरी को ही बैठ पाएगा, कि उसकी एलिजिबिलिटी 1 जनवरी को ही होगी, उसका 8-9 महीने का नुकसान होगा। अब वो अगस्त में उसकी एलिजिबिलिटी बन जाती है, उसका 1 साल बच जाता है। तो इसलिए जो है ये बहुत सोच के पुराने समय से पुरानी एक डेट कट ऑफ डेट है, नोटिफाइड है, कंसिस्टेंट है, और सबको मालूम है, उसी हिसाब से लोग प्लान करते हैं। इसमें एक और मुद्दा कई बार लोगों ने उठाया है। लोग कहते हैं कि साहब देखिए मेरा स्टेट पीएससी में ये कट ऑफ डेट है, आपकी ये डेट है जी। मैं कहना चाहता हूँ देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, स्टेट पीएससी फेडरली इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इंडिपेंडेंट है। इसलिए हमारी डेट्स यूपीएससी ने बहुत पहले से तय कर रखी हैं, और स्टेट पीएससीज अपना डेट्स तय करने के लिए खुद से इंडिपेंडेंट है, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जी बिल्कुल। वैसे मुझे लगता है आपके पहले ही इसी जवाब से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि आज इस टाउन हॉल के माध्यम से अभी तक हम जो यूपीएससी करता आ रहा है वो लोगों को उसके पीछे का रीज़न नहीं पता था, कारण क्या है कि ये किया जा रहा है। तो शायद आज वो तस्वीर भी स्पष्ट हो पाएगी आपके जवाब के माध्यम से। हमारे पास लाइव ऑनलाइन भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक सवाल लेते हैं प्लेटफॉर्म एक्स से ही। यहाँ विवेक मिश्रा इस बात को पूछ रहे हैं कि यूपीएससी में जो प्रीलिम्स सीसैट पेपर होता है उसमें मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन पर बहुत जोर होता है, और इसमें क्या है कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको शायद ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है इस चीज़ का। और ये मैं कहना भी चाहूँगी कि ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो हमें मेल्स पर भी बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है, और शायद हमें लाइव भी बहुत सारे ऐसे सवाल और मिलते रहेंगे। लेकिन सब क्या ये बात सही नहीं है? क्या उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो जाती जो ह्यूमैनिटीज़ पढ़कर आते हैं और उनको ये वाला पेपर देना पड़ता है, क्योंकि दे डू फील सीसैट इज़ बेस्ट? मैं आपको इसके पहले जो पोजीशन है वो समझा दूं। बिल्कुल। हमारे GS1 और GS2 2 पेपर होते हैं। GS2 को बहुत सारे लोग सीसैट पेपर के नाम से जानते हैं। सीसैट जो है वो केवल एक क्वालिफाइंग पेपर है, और इसमें इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। तो इसमें जो नंबर मिलेंगे आपको सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, और क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर चाहिए? केवल 33% नंबर चाहिए। दूसरी बात, सीसैट के 3 मुख्य भाग हैं, एक लैंग्वेज, एक क्वांटिटेटिव और एक लॉजिक। और तीनों भागों में बराबर प्रश्न होते हैं। अगर हम देखें, लॉजिक का मतलब रीजनिंग, जो कि आम कॉमन सेंस से किए जाने वाले प्रश्न हैं। लैंग्वेज वाले, जिनमें ह्यूमैनिटीज़ वालों को थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा रहता है, और क्वांटिटेटिव वाले प्रश्न जिसमें थोड़ा मैथमेटिक्स और साइंस बैकग्राउंड वालों को थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा रहता है। तो एक तरह से ये इवनली बैलेंस्ड है, और ये इसीलिए किया गया क्योंकि हम हर तरह के क्वालिफिकेशन वाले बच्चों को ऑप्शन देते हैं इस एग्ज़ाम में देने के लिए, सबको बराबर से लाने के लिए। लेकिन एक और बात है, चूंकि ये तीनों बराबर हैं और 33-34% हर सब्जेक्ट में आते हैं, अगर आप एक भी सब्जेक्ट में आप की महारत है तो आप निकल जाएंगे, क्योंकि 33% ही चाहिए, दूसरे में कुछ भी नंबर आए करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो इसलिए
ये मोर और लेस क्वालिफाई जो है सबके लिए सामान्य है, और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आगे चल के जब सिविल सर्विसेज में आप जाएंगे तो इसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आपके कार्यभार में। तो ये हमारा, जैसे मैंने कहा, हमारा मकसद सिर्फ परीक्षा लेना नहीं है, हम देश के भविष्य को बनाने वाले सिविल सर्वेंट्स की तलाश कर रहे हैं, इसलिए इसकी बहुत ज़रूरत है। जी, चलिए इस वक्त एक और सवाल हमारे पास ऑनलाइन आया है कि यूपीएससी आंसर शीट क्यों नहीं एस्पिरेंट्स को दिखाता? मतलब कह रहे हैं कि इवन द स्मॉल एग्जाम ऑफ एनी स्टेट्स दे शो द आंसर की, व्हाई नॉट द यूपीएससी? सोमेश पटेल ये सवाल पूछ रहे हैं। ये प्रश्न आंसर की दिखाते हैं हम लोग। फिर मैं आपको Condition पहले के फैक्चुअल साथ। पोजीशन आपको बता देता हूँ। पहले ये प्रश्न आता है कई बार प्रीलिम्स एग्ज़ाम के संबंध में। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में हम लोग जो आंसर की देते हैं वो रिजल्ट के बाद देते हैं, लोगों को उसके अगले एग्ज़ाम के पहले उनके पास आंसर की होती है, लेकिन लोगों की मांग रही है कि एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद जो है इस आंसर की को दिया जाए। आज हमारी जो प्रक्रिया है उसमें हम जैसे ही प्रीलिम एग्ज़ाम होता है एक पोर्टल खोलते हैं जिसमें हम सभी कैंडिडेट से, एस्पिरेंट से को इनवाइट करते हैं कि अगर उनको अपने किसी प्रश्न पे कोई उनको डाउट है, क्लैरिफिकेशन है, कोई उनके इनपुट्स हैं, वो सब उस पर डालें। और हमें हजारों इस तरह के इनपुट्स आते हैं, अभी भी आते हैं। उन इनपुट्स के बेसिस पे जो यूपीएससी के आंसर्स बनाए गए होते हैं, और यहाँ पे मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हमारे जो क्वेश्चंस बनाने वाले एक्सपर्ट्स हैं और जो आंसर तैयार करने वाले एक्सपर्ट्स हैं वो दोनों ही देश के टॉप एकेडमिक एक्सपर्ट्स हैं। मतलब सबसे वो एनोनिमस हैं जी, और लेकिन वो देश के सबसे ऊंचे स्तर के लोग हैं अपने फील्ड में, और उनके द्वारा जब आंसर बनता है तो बहुत संभावना है कि वो सही होगा। लेकिन उसके बाद जब ये इनपुट्स आते हैं कैंडिडेट्स के, वो इनपुट्स हम उन एक्सपर्ट से शेयर करते हैं। ओके। और वो अपने आंसर को रिव्यू करते हैं उन इनपुट्स के बेसिस पे, और अगर उसमें मतभेद पाते हैं तो वो एक बार फिर कोशिश करते हैं, फिर वो उस चीज़ को रिव्यू करते हैं और ज़रूरत होती है तो अपने आंसर को बदलते हैं, और उसको हम एक सेकंड पैनल से, सेकंड सेट ऑफ एक्सपर्ट से फर्दर रिव्यू कराते हैं। इस प्रक्रिया के बाद मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने आंसर, हम कोई मतलब वो एडमेंट नहीं रहते कि साहब हमारा यही आंसर है, यही रहेगा। जो लोगों के इनपुट्स आते हैं उसके बेसिस पे अगर ज़रूरत होती है तो आंसर रिव्यूज भी करते हैं, और इसके बाद हमारा आंसर शीट फाइनल होता है, और जिसके बाद हम जो है अपना आंसर की देते हैं। ये जो मुद्दा है कि साहब आप आंसर की एग्ज़ाम के बाद दीजिए, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये मुद्दा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, उसमें सब जुडिस है, और हमारी औपचारिक पोजीशन हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बता दी है, और मामला उनके विचाराधीन है। हमें आशा है कि जल्दी ही उस पर निर्णय होगा, और जो निर्णय होगा उसको हम पूरी तरह से लागू करेंगे। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक सवाल है, ओएमआर शीट को लेकर भी हमको मेल्स आई हुई हैं। मनोहर ने, सौरभ भद्रिचा ने भी इस बात को पूछा है कि यूपीएससी ओएमआर शीट की कॉपी क्यों नहीं शेयर करता? देखिए हम तो पूरा क्वेश्चन पेपर दे देते हैं उनको, और क्वेश्चन पेपर पे हर कैंडिडेट को मालूम है कि उसने क्या लिखा है। और बाय द वे अगर किसी कैंडिडेट को अपनी ओएमआर शीट चाहिए तो लोग अभी भी ले लेते हैं, उसको हम मना नहीं करते हैं।